हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ महामना अकेडमी। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में अपना केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, है ना। और अलग अलग हमने क्या किया था, दो हमने ग्राफ बनाया था, है ना। कैसे कैसे रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज होता है तब ग्राफ कैसे बनता है, और कैसे कैसे हमारा प्रोडक्ट जो होता है इंक्रीज करता है तब उसका कैसे ग्राफ बनता है ना। तो देखिए, आज के लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, अपना क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। चीज़ें वही पुरानी है, बस हम थोड़ा सा इसमें और समझिए कि हमारा चल क्या रहा है ना। देखिए, हमारा पहला टाइप क्या आता है रेट ऑफ रिएक्शन में। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह की होती है ना। क्या क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। पिछले क्लास में हमने पढ़ रखा था, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लिया था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है ना। देखिए, हम इसमें अब देखते हैं कि एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में होता क्या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ फिक्स्ड इन अ सिग्निफिकेंट इंटरवल ऑफ टाइम और लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, फिक्स्ड इन इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में या लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। या तो हम थोड़े टाइम इंटरवल के लिए या तो हम थोड़ा ज़्यादा टाइम इंटरवल के बीच के लिए क्या करते हैं, अपने रेट ऑफ रिएक्शन को फिक्स रखते हैं कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, है ना। हम उसे क्या कहते हैं, अपना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, है ना। और हम क्या क्या बोलेंगे यहाँ पे, द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ फिक्स्ड, है ना। देखिए, हमारा क्या होगा, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अब देखिए, इसी में हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। दो तरह की हमारा क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, दो तरह का हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। एक हमारा क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, किस में रहता है, बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। क्या बोल रहा है, द रिएक्शन विच इज़ फिक्स्ड इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम या और इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखिए, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम और इंस्टेंट ऑफ टाइम दोनों एक ही बात है ना। स्मॉल इंटरवल ले लें या उस एक ठीक क्षण में, है ना। इंस्टेंट मतलब उस क्षण में क्या हुआ ना, तो उससे ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। देखिए, फिर बोल रहे इंस्टेंटेनियस रेट गिव मोर एक्यूरेट आइडिया ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट आइडिया देता है हमें रेट ऑफ रिएक्शन का, एज़ कम्पेयर टू किससे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से ना, किससे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से। तो इससे हम क्या कह रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पता करना ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से, है ना। अब देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी फाइंड बाय यूज्ड डेटा गिवन रिलेटेड टू रिएक्शन, है ना, रिलेटेड टू रिएक्शन, और कैन ऑल्सो बी फाइंड बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ गिवन, है ना, गिवन रिलेटेड टू रिएक्शन, है ना। क्या बोल रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम किससे पता कर सकते हैं, हमारे गिवन डेटा से पता कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और किससे, हमारे पास जो ग्राफ दिया रहेगा उससे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं, है ना। फिर बोल रहा है बट इंस्टेंटेनियस रेट कैन ओनली फाइंड बाय द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, है ना। हम क्या कर सकते हैं, एवरेज को ग्राफ से भी पता कर सकते हैं और किससे पता कर सकते हैं, गिवन डेटा से। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, हम सिर्फ उसे ग्राफ से ही पता कर सकते हैं, है ना। हम उसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ ग्राफ से ही पता कर सकते हैं, किसे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, टू फाइंड द रेट इंस्टेंटेनियस रेट वी शुड टेक अ पॉइंट एट द कर्व ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना। देखिए, ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी इसके सबसे पहले लेक्चर में बताया था, है ना। मतलब इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, आज इसका दूसरा लेक्चर चल रहा है ना, तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता करते हैं, और साथ ही साथ में क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे पता करते हैं ना, ग्राफ से बताया था। देखिए, क्या वो ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा था, सेम, है ना। यही ग्राफ था वो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा आपने। देखिए,
क्या इस पे y पे क्या चल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, इस पे क्या चल रहा है, टाइम। सिमिलरली यहाँ पे क्या चल रहा है, रेट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इधर क्या चल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, इधर क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। हमने ये चीज़ अपने पिछले क्लास में देख रखा है। ये हमने किससे, ये हमारा क्या है, ये हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता किया है। कैसे, बाय टेकिंग 2 पॉइंट्स और उनका क्या करना है, एवरेज कर देना है ना। यही हमारा क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है। इंस्टेंटेनियस हम कैसे कर रहे थे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे उस कर्व पे, उस जब जो पॉइंट उस कर्व पे मीट कर रहा था उससे हम क्या मान कर रहे थे, उससे हम अपना एवरेज, सॉरी उससे हम क्या कर रहे थे, अपना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पता कर रहे थे, है ना। देखिए इसने टेंजेंट ड्रॉ किया, उससे क्या किया, अपना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से पता कर लिया, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसने क्या किया, 2 पॉइंट से निकाला, P1 P2 से, T1 T2 से इसने निकाला, और यहाँ पे क्या टेंजेंट ड्रॉ किया, है ना। टेंजेंट ड्रॉ किया, एक पॉइंट है उससे इसने क्या किया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पता कर लिया, ठीक है ना। ये भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, अपने समझाए तो काफ़ी डिटेल में कि ये ग्राफ कैसे निकल के आया है, ये सब फॉर्मूले कैसे बन के आए हैं, है ना। तो चलिए अब इसी में आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या बोल रहा है। देखिए आगे है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, है ना। रिएक्शन हमारा चल रहा है, अब क्या होगा, जो रिएक्शन चल रहा है जिस रेट से, उस रेट को क्या हो सकता है, या तो वो रेट बढ़ सकता है, कभी कभी रिएक्शन चल रहा है तो, या तो कभी कभी क्या हो सकता है, हमारा रेट डिक्रीज हो सकता है ना। अब ये रेट इंक्रीज और डिक्रीज किसी भी रिएक्शन का कैसे हो रहा है, कैसे होता है, मतलब इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे जिससे क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा और इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखिए इसी में हमारे फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया, और क्या, लाइट पीएच, और क्या, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये क्या है, टोटल 8 फैक्टर्स हैं जो हमारे किसे अफेक्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को ना। तो चलिए इसी को डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं ना। देखिए सबसे पहला हमारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना, कि जो हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पे, ऑब्वियस ही बात है, रिएक्शन करवाएंगे तो एक रिएक्टेंट लेंगे, रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। क्या करेगा ये, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए इस रिएक्टेंट को कौन कौन सी चीज़ें क्या कर रही हैं, असर डाल रही हैं इस पे, है ना। इस रिएक्टेंट पे कौन कौन सी चीज़ें असर डाल रही हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना। अब देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे हमारा असर डालता है, बोलता है इफ़ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन किसके किसमें, एटम्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, है ना। देखिए अगर हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट मान लीजिए कुछ इस तरह का है ना, कुछ इस तरह का हमारा रिएक्शन है, कुछ इस तरह का हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट हमारा, और इनके बीच में अगर आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है ना, जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है तो ये क्या, टूटना बहुत मुश्किल से होगा, है ना। इनका टूटना बहुत ही मुश्किल से होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएगी, है ना। इनका क्या होगा, आपस में टूटना, है ना। इनका मान लीजिए ये हमने इसमें से कुछ पार्टिकल उठा लिया है कुछ इस तरह का, और इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, थोड़ा इसको और क्लियरली बनाते हैं यहाँ पे, है ना। मान लीजिए इसमें से हमने कुछ उठा लिया पार्टिकल कुछ इस तरह का, और इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। तो ये क्या करेंगे, उस रिएक्टेंट में, इस पूरे मिक्सचर में क्या करेंगे, अपने को काफ़ी टाइटली बांध के रखेंगे ना। जब टाइटली बांध के रखेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन उस पर हो पाएगा। रिएक्शन होने का मतलब क्या है, उनका आपस में टूटना, किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाना, ऑक्सीडाइज हो जाना, रिड्यूस हो जाना, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब रिएक्शन होता है तब यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन के बीच में है, तो क्या ये ईजिली टूट पाएंगे, है ना। जब
अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ईजिली टूट नहीं पाएंगे। जब ईजिली टूट नहीं पाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में रिएक्शन हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जब रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। या तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में रिएक्शन होगा लेकिन काफ़ी धीरे धीरे इनके बीच में रिएक्शन होगा। वो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो भी है उनके बीच का, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, धीरे धीरे टूटेगा। धीरे धीरे टूटेगा तो क्या, रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो इससे क्या हो रहा है, रेट जो हो रहा है रिएक्शन का वो कम हो रहा है ना। रेट क्या हो रहा है इनका, कम हो रहा है। तो हम इससे ये कह सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स हैं, स्ट्रॉन्ग क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लेसर, है ना। क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लेसर। एंड इफ द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल बी वीक, है ना। इसका मतलब क्या, बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में, उनके बीच का बॉन्ड अगर वीक है तो क्या होगा, वो इजीली रिएक्ट करेंगे आपस में ना, आपस में इजीली रिएक्ट करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, फटाफट रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, ज़्यादा है ना। क्या है यहाँ पे, वीक विल टेक प्लेस हायर रेट, है ना, विथ द क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उनके बीच का कम होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। जब क्या होगा, उनके बीच का फोर्स अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, है ना। अब देखिए इसी में नेक्स्ट हमारा क्या था, कंसंट्रेशन। क्या बोल रहे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। मतलब अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। अगर कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा, है ना। जब कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। देखिए जब कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है उसमें, मतलब पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मान लीजिए रहेंगे उसमें, तो वो क्या करना चाहेंगे, आपस में फटाफट रिएक्ट करना चाहेंगे, है ना। उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। कंसंट्रेशन में ज़्यादा मतलब उनमें जो उनका अमाउंट है, जो उसमें उनका अमाउंट है वो क्या हो रहा है, रीचिंग टू प्योरिटी हो रहा है ना। रीचिंग टू प्योरिटी मतलब बहुत ज़्यादा सेम तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर हैं, तो क्या होगा, आपस में जल्दी जल्दी रिएक्शन करेंगे, है ना। कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया मतलब जल्दी जल्दी रिएक्शन करना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाना, है ना। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर टेम्परेचर क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो रहा है, मतलब अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज किए तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उसका ज़्यादा होगा। मतलब देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए हमारा एक कंटेनर है यहाँ पे, है ना, एक कंटेनर है यहाँ पे हमारा, उसमें हमारे क्या है, रिएक्टेंट है कुछ, है ना, इसमें कुछ रिएक्टेंट मौजूद हैं। या हम एक सिंपल टेस्ट ट्यूब ले लें, या हम एक सिंपल टेस्ट ट्यूब ले लें यहाँ पे, है ना। या हम यहाँ पर अपना एक सिंपल टेस्ट ट्यूब ले लें, हम अपना यहाँ पे एक सिंपल टेस्ट ट्यूब ले लें और उसमें क्या, रिएक्टेंट हमारा कुछ पड़ा हुआ है ना, हमारा क्या यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट पड़ा हुआ है ना, हमारा यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट पड़ा हुआ है, बिल्कुल, है ना, रिएक्टेंट हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो देखिए ये अभी तक क्या है, नॉर्मली है ना, अभी क्या है, इनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट अपना रेस्ट पोजीशन में खड़ा है, ठीक है, इसमें क्या अपना रेस्ट में पड़ा हुआ है। अब जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, मतलब इसके नीचे मान लीजिए हमने एक बंसन बर्नर लगा दिया, हमने क्या कर दिया, कैंडल लगा दिया यहाँ पर एक ना, कैंडल रख दिया हमने यहाँ पे एक सरफेस है ना। थोड़ा इसको और क्लियर बनाते हैं, ऐसा मेरा एक्सपेरिमेंट तो दिखता नहीं है ना। क्या हो जाएगा, ये सिंपल एक दिखाना ही है ना, सिर्फ हमें प्रोसेस क्या हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि प्रैक्टिकली उसे शो करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा कैंडल बना लेते हैं, है ना,
कैंडल बना ली है, ठीक है। अब हमने क्या किया, कैंडल लगा दिया, तो क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में हीटिंग स्टार्ट होगी ना। हीटिंग स्टार्ट होगी मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा हमारा। हीटिंग स्टार्ट हुई मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। अब देखिए हमने अभी पिछले अपने कुछ लेक्चर्स में पहले ही पढ़ा था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, कोलिजन शो करते हैं ना। कोलिजन शो करते हैं मतलब क्या होता है, आपस में टकराते बहुत ज़्यादा हैं, टकराते हैं मतलब उनकी काइनेटिक मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, उनका आपस में टकराना ज़्यादा हो रहा है, मतलब रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं ना, मतलब फटाफट रिएक्शन हो रही है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, हमारा फास्ट हो रहा है ना। तो इससे क्या हुआ, टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा, रिएक्शन फास्ट आगे प्रोसीड करेगी। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लोअर, है ना। देखिए नेक्स्ट फैक्टर क्या बोल रहा है, कैटालिस्ट। देखिए कैटलिस्ट हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट कह सकते हैं, हाँ सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, रिएक्शन में क्या होता है, टेक प्लेस करते हैं लेकिन अपने आप को एज इट इज छोड़ देते हैं विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, वो कोई भी तरह का रिएक्शन शो नहीं करते हैं ना। तो कैटलिस्ट भी वही चीज़ें है ना। क्या बोल रहे हैं, देखिए कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट इज दैट स्पीसीज विच एक्टिवली टेक पार्ट इन द रिएक्शन विदाउट कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन, है ना। क्या, विदाउट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, हमारे पास कोई भी रिएक्शन है हो रही है, ठीक है, वो रिएक्शन बहुत ही स्लो आगे प्रोसीड कर रही है ना। अगर हम उसमें ना कैटलिस्ट ज़रा सा भी डाल देंगे तो वो क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देगा। रेट को स्पीड अप करेगा मतलब रिएक्शन हमारी फटाफट कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है ना। अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल, है ना। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, इसको इरेज कर लेते हैं, रिएक्टेंट सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। देखिए अब सरफेस एरिया हमारा कैसे अफेक्ट कर रहा है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, है ना। क्या बोल रहा है, हायर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मतलब हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया ज़्यादा ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का मतलब है यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है यहाँ पे, है ना, वो इतने में ही ऑक्यूपाई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सरफेस एरिया छोटा है। अब रिएक्टेंट का हम सरफेस एरिया ज़्यादा कर दिए मतलब हमारा कुछ ऐसे हो गया, है ना, बढ़ गया रिएक्टेंट का सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया इसका बढ़ गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हायर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मोर विल बी द रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना। क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया किसका, रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। Hence a powdered or divided form of coal easily undergo combustion। देखिए इसका मतलब ये हमारे पास अगर पाउडर्ड फॉर्म या क्या बोला, डिवाइडेड फॉर्म, देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे, सरफेस एरिया हमारा कैसे रिएक्टेंट को अफेक्ट कर रहा था। अगर हमारे रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्पीड होगा ना, जल्दी जल्दी करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली हमारे यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, कोल ले लेंगे, ठीक है। कोल क्या होता है हमारा, कोल हमारा एक सॉलिड टाइप का होता है, एक चारकोल, ये मान लीजिए इस तरह से कुछ काला काला टाइप दिखता है ना। अगर हम इसे ले लेंगे ना तो ये क्या करेगा, ये हमारा जल्दी रिएक्शन शो नहीं करेगा, है ना। ये क्या है, कोल, है ना, ये हमारा क्या करेगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसी का पाउडर्ड फॉर्म ले लें या डिवाइडेड फॉर्म ले, डिवाइडेड फॉर्म मतलब वही उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना, है ना। अगर हम इसी कोल का पाउडर्ड फॉर्म ले लें या डिवाइडेड फॉर्म ले लें तो ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, है ना। ईजिली अंडरगो कंबशन, मतलब ईजिली क्या, रिएक्शन जो है वो ईजिली कंप्लीट होने की तरफ जा रही है, ईजिली प्रोडक्ट बनाने की तरफ जा रही है ना। अंडरगो कंबशन, कंबशन मतलब जलने की तरफ जा रही है। जलना यहाँ पे क्या है, रिएक्शन ही है ना।
एज कंपेयर टू कॉम्पैक्ट सॉलिड मास फॉर्म ऑफ द कोल। वही जो मैंने अभी बोला, क्या बोला कि कोल का अगर हम एक सॉलिड फॉर्म ले लें तो वो जल्दी रिएक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसी का एक पाउडर्ड फॉर्म ले लें, डिवाइडेड फॉर्म ले लें, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ले लें, तो वो क्या करेगा, आपस में जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। वही हमारा क्या होता है यहाँ पे सरफेस एरिया। कैसे सरफेस एरिया, इसी अगर हम कोल का ना सरफेस पे ले लें ढेर सारा, है ना, सरफेस पे ले लें अगर हम इसे ढेर सारा, तो क्या करेगा, यही हमारा क्या करेगा, फटाफट रिएक्शन शो कर देगा, है ना। यही हमारा फटाफट रिएक्शन शो करेगा विद द हेल्प ऑफ अ सरफेस एरिया। देखिए अब इसी में नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का। देखिए नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा लाइट, है ना। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, लाइट। क्या हो रहा है, फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, दोज रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ लाइट आर नोन एज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन में ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट बनाता है विद इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, तो हम उसे ऐसे शो करते हैं एच न्यू, है ना। अगर हमारा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है, तो हम उसे ऐसे शो करेंगे। ये आप अपने ग्रेजुएशन से पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल, है ना। और देखिए इसी में हमारा क्या है, अगर रिएक्शन हमारा हीट के प्रेजेंस में होता है तो किस में हमारा टेक प्लेस करता है, हम इसको ऐसे शो करते हैं, किस में हो रहा है, हमारा हीट में हो रहा है ना। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई इफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल बी मोर, है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन हाई तभी होगा जब क्या होगा, हमारा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज़्यादा होगा। अगर हम ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट लेंगे, है ना, ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट लेंगे और रिएक्टेंट पे फॉल करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज करेगा, है ना। हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट पड़ी हुई है ना, हमारे यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट पड़ा हुआ है और हमने क्या किया, उस पर हाईली इंटेंसिटी का लाइट डाल दिया, है ना। तो ये क्या होगा, कभी कभी इससे भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है ना। तो क्या मतलब है, हाईली इंटेंस लाइट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है ना। अब देखिए इसी में नेक्स्ट फैक्टर क्या है, पीएच। देखिए पीएच क्या बोल रहा है, फॉर एसिड और बेसिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो वेरी विद द चेंज ऑफ पीएच, है ना। अगर हम पीएच का चेंज करेंगे, पीएच कम करेंगे चाहे ज़्यादा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगा। देखिए पीएच कम करेंगे तब भी क्या हो सकता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन कम हो सकता है ना। पीएच इंक्रीज करेंगे तब भी हमारा क्या हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर सकता है ना। देखिए ये पीएच जो होता है ना, पर्टिकुलरली डिपेंड करता है कि हमने क्या रिएक्टेंट्स आपस में लिए हैं, उनका जब रिएक्शन होगा आपस में ना, उनका आपस में जो पीएच कोलैबोरेशन होता है, आपस में जो पीएच मिलते हैं ना, जो उनका आपस में होता है वो क्या होता है, कभी कभी पीएच कम लेने से भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, या कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, या पीएच कभी कभी ज़्यादा लेने से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है, या रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ अ रिएक्शन, है ना। कि रिएक्शन कैसे चल रही है उस पर डिपेंड करता है कि पीएच कम करेंगे ज़्यादा कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल और आयंस इन्वॉल्विंग में ऑल्सो अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। देखिए इसको हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस हमें यहाँ पे जान लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे असर डालते हैं ना, उन्हें अफेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या था, टोटल यहाँ पे टोटल 8 यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको थे, रेट ऑफ रिएक्शंस को, है ना। तो चलिए अब इसी में नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन ये थ्योरी ये किसने दिया था, गोल्डबर्ग और वेगे, है ना।
वैगे प्रपोज थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। वैगे और गोल्डबर्ग ने क्या किया था, रेट ऑफ रिएक्शन और किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में एक थ्योरेटिकल रिलेशन दिया था, है ना, उसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए अब लॉ ऑफ मास एक्शन एग्जैक्टली क्या है, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant raised to the power, directly proportional to the concentration of reactant raised to the power, है ना। कंसंट्रेशन जितना है वो और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जितना है वो यहाँ वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। उसे ही हम क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to the power of its stoichiometric coefficient present in balanced chemical form, है ना। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए हम हमेशा क्या लेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेंगे, उसमें हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ, क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है ना, उसे ही क्या कहते हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ मास एक्शन विथ क्या, रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। देखिए हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमारा ऑल क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या हाइपोथेटिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे देखिए यहाँ पे दी हुई है, क्या हमारा ए है, बी है, सी है और डी है ना। दिया हुआ ए रिएक्टेंट कितना है, ए समथिंग टाइप का है, बी रिएक्टेंट कितना है, बी है, सी कितना प्रेजेंट है, सी टाइप भी प्रेजेंट है ना, और डी प्रोडक्ट कितना है, सॉरी ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। सी प्रोडक्ट कितना है हमारा, सी समथिंग मोल है और डी कितना है हमारा, डी समथिंग मोल है, ठीक है। तो देखिए हम इसके लिए रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखेंगे ना, इस इक्वेशन के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू इज स्टोइकियोमेट्रिक पावर, है ना, रेट्स टू इज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। देखिए कैसे लिखेंगे, हमने कंसंट्रेशन लिख दिया एक रिएक्टेंट का, है ना, इसका कितना आया हुआ है हमारा, देखिए रिएक्टेंट है हमारा ए, है ना, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, ए, है ना, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिख दिया, है ना। अब देखिए सिमिलरली हमारा यहाँ पर एक और रिएक्टेंट है, क्या, बी, है ना, हमारे यहाँ पे एक और रिएक्टेंट क्या है, बी, वो क्या हो जाएगा हमारा, बी रेज टू इट्स पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी का यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, स्मॉल बी, है ना, स्मॉल बी लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ ऐसा लिख देंगे हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स का, ये हमने इंडिविजुअली देखा, अब हम ओवरऑल रिएक्टेंट का दिखेंगे ना। इंडिविजुअली हमने ए के लिए लिख दिया, कैसे रेट लिख रहे हैं, बी के लिए लिख दिया, अब दोनों के लिए हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, है ना। अब देखिए प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाएंगे यहाँ से तो हमारा कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, क्या, रेट कांस्टेंट, है ना। क्या निकल के आ गया यहाँ पे हमारा, रेट कांस्टेंट। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू के ए का पावर ए, है ना, और क्या, बी का पावर बी, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ओवरऑल मास ऑफ एक्शन का हमने इक्वेशन लिख दिया, है ना। कैसे चल रहा है हमारा रेट का इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ अ व्हाट, लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट का इक्वेशन लिख दिया हमने किससे, लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से, ठीक है। इतना समझ आया, कुछ नहीं करना है, रिएक्टेंट का जितना रेट दिया हुआ है वो उसका स्टोइकियोमेट्रिक पावर का कोफिशिएंट ऊपर लिख देंगे। सिमिलरली दूसरे रिएक्टेंट का कितना है, दूसरे रिएक्टेंट का हमने ऊपर क्या लिख दिया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर लिया, इन दोनों को आपस में ला दिया, कुछ ऐसा हुआ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया हमने यहाँ पे, तो क्या निकल के आ गया हमारा यहाँ पे, के क्या है, के इज हमारा रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट, है ना। के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट, है ना, के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है।
अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसी में आगे देखिए तो क्या है, देखिए अब हमारा आता है रेट लॉ। क्या होता है ना, रेट लॉ को ही हम क्या कहते हैं, रेट इक्वेशन कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। रेट को ही हम क्या कहते हैं, रेट लॉ को इज ऑल्सो नोन एज रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, है ना। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, द लॉ प्रोवाइड एन एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कर रहा था हमारा, एक थ्योरेटिकल दे रहा था ना, थ्योरेटिकल रिलेशनशिप, है ना, थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन रेट लॉ क्या कर रहा है, एक एक्सपेरिमेंटल रिलेशन दे रहा है ना, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल रिलेशन दे रहा है किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, है ना। तो देखिए कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ इट्स एक्सपेरिमेंटली फाइंडेड नंबर ऑफ नोन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। देखिए यहाँ पर ऑर्डर आया हुआ है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुमने पढ़ा नहीं है। देखिए इसको हम क्या करेंगे ना, इसको अपने इस लेक्चर्स के बाद देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं ना, और थोड़ा थोड़ा उसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या देखते हैं, रेट लॉ में क्या है, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ इट्स किसका, एक्सपेरिमेंटली फाइंडेड नंबर, एक्सपेरिमेंटली फाइंडेड नंबर नोन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। मान लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कुछ n चल रहा है ना, बस यही हमारा क्या है, ओवरऑल रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, है ना। यही हमारा क्या है, ओवरऑल रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको चलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे हमारा, एक हमारे पास रिएक्शन दी हुई है ए है ना, बी गिव्स व्हाट, सी एंड डी, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ है कि इससे हम ऐसे ना लिख के ना कुछ ऐसे लिख दें, ए प्लस बी गिव्स व्हाट, सी प्लस डी, है ना। ये बल्कि ठीक है और ये गलत है ना। कुछ ऐसे चल रहा है हमारा रिएक्शन, है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके कांस्टेंट के ऊपर ला दिया, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या किया, इसके ऊपर ला दिया, है ना। ये रिएक्शन हमारी सही है, आप लोग सही कर लीजिएगा इसे, ये रिएक्शन हमारी सही है और ये रिएक्शन थोड़ी गड़बड़ थी, ठीक है। तो इसे आप नोट करते हुए चलिएगा, इसे हटा के बस इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए इसी में आगे हम लोग क्या देख रहे थे, रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन देख रहे थे, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन चल रहा था, है ना। ये क्या है, इसका ए रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री है ए, बी रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री क्या है, स्मॉल बी, सी प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री कितना है, स्मॉल सी, डी प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री कितना है, स्मॉल डी, है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमने पढ़ रखा है क्या, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमने पढ़ रखा है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन के, है ना। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ना, मान क्या लेते हैं, देखिए पहले इसने क्या बोल रहा है, इसका क्या, रेज टू द पावर ऑफ इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। मान लेते हैं हमारा ए का ऑर्डर कितना है, हमारा ए का ऑर्डर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा, है ना, और बी का ऑर्डर कितना है, बीटा, है ना। बी का कितना ऑर्डर है, बीटा, ए का कितना है इंडिविजुअली, अल्फा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेज टू द पावर ऑफ इट्स किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ऑफ इट्स अल्फा, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ इट्स बीटा, ठीक है। सही चल रहे हैं। क्या किया, पावर ऑफ किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करना था हमने, तो यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पावर कर दिया, सिमिलरली बी का किया पावर कर लिया किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज बीटा, है ना।
बीटा, अल्फा बीटा, है ना। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, है ना, है ना, क्या हो गया हमारा, एक हमने क्या किया, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया, है ना। यही हमारा क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, यही है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन, है ना, रेट एक्सप्रेशन, है ना। देखिए जहाँ पे अल्फा बीटा क्या हो रहा था, अल्फा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, बी इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड अल्फा प्लस बीटा क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। अल्फा प्लस बीटा इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सॉरी ये मिट गया यहाँ से, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अब हमसे पूछेगा ना कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें, तो कैसे निकालेंगे, हम इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए इसी में आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है शायद, देखिए क्वेश्चन भी आ गया हमारा। क्वेश्चन देखिए क्या है, हमसे रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोल रहा है किसमें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, है ना। रेट लॉ में हमने अभी क्या पढ़ा था पीछे, रेट लॉ में हमारा क्या चल रहा था, रेज टू द पावर ऑफ इट्स व्हाट, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। देखिए हमारा ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, इसका स्टोइक्योमेट्रिक कितना है हमारा 2 है, तो हम इसके रेट लॉ इजीली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए रेट क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम सॉरी रेट कांस्टेंट हमारा रहता है क्या, रेट कांस्टेंट हमारा यहाँ पे के था, है ना। तो क्या हम इस इक्वेशन के लिए या फिर ये जो हमारी रिएक्शन चल रही है इसके लिए हम रेट लॉ लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, कैसे, हमारा यहाँ पे के हो जाएगा और कंसंट्रेशन लिखते हैं, है ना, कंसंट्रेशन लिखते हैं, रेज टू द पावर ऑफ इट्स व्हाट, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे हमारा, ए का 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2, है ना। हमने क्या लिख लिया, ये अपना रेट लॉ लिख लिया, किसके अकॉर्डिंग, रेट इक्वेशन लिख लिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन के, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन के। अब देखिए इसी में अगर हम रेट लॉ लिखें किसके अकॉर्डिंग, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन लिखे किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखिए किसके अकॉर्डिंग लिखे, अगर हम अपना रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो देखिए हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन, हमने क्या कर रहा था वहाँ पे कंसंट्रेशन ले रहे थे, उसका किसका पावर रेज कर रहे थे, रेज टू द पावर ऑफ इट्स व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले रहे थे हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले रहे थे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ऐसा कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे n मान लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा n, है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रेट r इज इक्वल्स टू, सिंपल क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट लिखेंगे, साथ ही साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख देंगे और उसका पावर n, है ना। n क्या है हमारा, वेयर n is order of reaction, n क्या है हमारा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसी में आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है ना। देखिए आगे हमारा छोटा सा टॉपिक है एक रेट कांस्टेंट, है ना, है ना। देखिए आगे हमारा क्या टॉपिक है, एक रेट कांस्टेंट। देखिए रेट कांस्टेंट क्या बोलता है यहाँ पे हमारा, रेट कांस्टेंट देखिए सिंपल दिया हुआ है, अभी हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, है ना। और क्या बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज यूनिटी, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट क्या हो, यूनिटी, बोल रहा है रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कब, जब सारे कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिटी में हो, मतलब सारे कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे 1 हो, या फिर जो भी वेरिएबल रहेगा ए बी वो सारी चीज़ें, है ना। देखिए हमारे यहाँ पे एक रिएक्शन जा रहा है, यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे रिएक्शन गया हुआ है,
है ना, रिएक्शन गया हुआ है और हमने इसके लिए क्या लिख लिया है, रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, और यहाँ पे इसका क्या है हमारा स्टोइकियोमेट्री बी, है ना। अब देखिए, अब मान लेते हैं हम यहीं पर हमारा जो ए रिएक्टेंट है उसका जो रिएक्शन चल रहा है ना, रिएक्शन का ऑर्डर कितना है यहाँ पे हमारा अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, ठीक है। अब इसी में मान लेते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट बी है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बीटा, है ना, बीटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेट इक्वेशन, रेट लॉ लिखे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे ही सीखा है क्या, ए की पावर अल्फ़ा दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बी की पावर बीटा, है ना, है ना। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से रेट का एक्सप्रेशन लिख दिया। देखिए कुछ कुछ यहाँ पे यूनिट्स दी हुई है, इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है हमारी, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा, मोल 1 की पावर, मोल की पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स, है ना। एक हमारा ये रेट कांस्टेंट का यूनिट हुआ। दूसरा यूनिट अगर हम इसी को मोलर, यहाँ मोलर हो जाएगा, मोलर, है ना, मोलर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, है ना। अगर हम इसी मोलर को थोड़ा और डिफाइन करें तो हमारा मोलर कैसे लिखते हैं, मोलर किस में डिफाइन होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, है ना। तो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कैसे लिखा हुआ है हमारा, मोल लीटर की पावर -1, ये हमारा मोलैरिटी हो गया, उसकी पावर क्या 1 माइनस ऑफ n, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स, है ना। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना। 2 यूनिट्स निकल के आ गई यहाँ पे हमारी। सिमिलरली अगर रिएक्टेंट हमारा किस में हो, गैसेस में प्रेजेंट हो, तो हम उसके लिए यूनिट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, एटीएम, है ना, और क्या टाइम इनवर्स, एटीएम टाइम इनवर्स, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट किसका, रेट कांस्टेंट का, व्हेन रिएक्टेंट्स आर गिवन इन व्हाट, गैसियस फॉर्म्स, ठीक है। देखिए अब देखिए हमारे जो रेट कांस्टेंट है ना उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या अपना बिहेवियर किस तरह से शो कर रहा है ना, उसका वही क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, ठीक है। तो देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल रहा है, हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट्स मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, कौन सी वैल्यू, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना क्या होगा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमारा, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज फॉर बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इंक्रीज हुआ किससे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, है ना। उसके बाद क्या हमारा, इफ द कैटलिस्ट चूज इन रिएक्शन रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, वही रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। फिर क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, और प्रोडक्ट और प्रेशर, है ना। रेट कांस्टेंट क्या कंसंट्रेशन से अफेक्ट नहीं होता है ना, कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट कांस्टेंट, है ना। लास्ट फैक्टर क्या बोल रहे हैं हमारा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। अभी देखिए पीछे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट का यूनिट पढ़ा क्या, मोल, मोलैरिटी 1 माइनस ऑफ n, वेयर n हमारा यहाँ पे क्या था, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर, है ना। तो देखिए ये हमारा अफेक्ट कर रहा है यूनिट को, है ना। 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर अलग अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है रेट कांस्टेंट को, है ना। क्या बोल रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन्फ्लुएंस बाय द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, रेट कांस्टेंट पढ़ा, रेट लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शंस पढ़ा, ठीक है। अभी तक हम यही रखते हैं और जो हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से कंटिन्यू रखिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।